स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अक्सर जब आपकी किसी से डिबेट हो जाती है, कोई बहस होती है, तो एक बहुत ही कंक्रीट फ्रेज जो हमारे सामने आता है वो होता है, इस बात का सबूत क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव व्हाट यू आर सेइंग। कोई भी स्टेटमेंट जब आप करते हो, उसका जस्टिफिकेशन के प्रोसेस में कई सारे आपको एविडेंसेस चाहिए होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष सिंह एंथ्रोपोलॉजी की सीरीज में, जहां पे हम आपकी फेवरेट बुक एंथ्रोपोलॉजी की बाइबल कहलाए जाने वाली टेक्स्ट यानी कि एम्बर एंड एम्बर को डिस्कस कर रहे थे। ये एम्बर एंड एम्बर का चैप्टर 2 चल रहा है हमारे सामने। पहला पार्ट हमने ऑफ कोर्स डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप पहले जाके उसको देख लो, उसके बाद आप इस पार्ट 2 पे आओ। क्रोनोलॉजी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ऐसा हमारे गृह मंत्री साहब कहते हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, पहला चैप्टर जो था उसमें आपने देखा एविडेंसेस क्या हैं, एक्सप्लेनेशंस क्या हैं। आज हम उसके जस्टिफिकेशन के पार्ट पे आए हैं कि जो आप कह रहे हो, जो कथन है, जो स्टेटमेंट है ना। हमने पढ़ा डिफरेंसेस क्या है, थ्योरीज क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट क्या होता है, रिलेशनशिप्स क्या है, किसी भी स्टेटमेंट के बीच में वेरिएबल्स क्या होते हैं, और लॉस कैसे बनती हैं अगर आप स्टैब्लिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आइंस्टाइन की लॉ की बात करते हो या डार्विन की थ्योरी की बात करते हो, इन सब में डिफरेंसेस क्या है, की टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया, डिफरेंसेस को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने एक बारीक लाइन खींच के बताया कि ये कैसे कोई भी स्टेटमेंट जो होता है किसी एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइड कर रहा होता है। और आज वो एक्सप्लेनेशन जो होते हैं, हम उनकी प्रूविंग के प्रोसेस को देखने वाले हैं कि आप कोई भी चीज किस तरीके से प्रमाणित करके बताओगे, वो वाली सारी चीजें होंगी। पर उस पर जाने से पहले जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लगातार हम आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती है और यूपीएससी की जर्नी जो है वो भी आपको बहुत जल्द से जल्द करनी होती है। अप्रैल का टाइम जो है, न्यू फाइनेंशियल ईयर, नया गोल, हर चीज न्यू एनर्जी के साथ चल रही होती है। तो बहुत जरूरी होता है कि आप उस जर्नी में इस समय पार्ट ले। हमारी जो क्लासेस हैं, लाइव बैचेस जो हैं, अलॉन्ग विद, आपको रिमाइंड कर दूं, यहाँ पे सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं होने वाली। इस बार एक स्पेशल यहाँ पे हमने इवेंट रखा हुआ है, जहां पे लाइव क्लास के साथ साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल रही है। और ये सब आपको मिलने वाला है 15,999 में, बट ओनली इफ यू यूज द कोड यूएस लाइव, यानी कि हम और आप, अस लाइव, इसको यूज करते ही हैवीएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और 21 अप्रैल से हमारी बैचेस जो है, लाइव क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है 1 PM ऑनवर्ड्स। मिलते हैं आपसे उस जर्नी में, उस लेक्चर में, और साथ ही साथ कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को वहां पे हम शेयर करेंगे और आपकी जर्नी को ब्यूटीफुल बनाएंगे। पर अभी वापस से हम आते हैं किस पे, हमारी और आपकी फेवरेट एम्बर एंड एम्बर की। ये चैप्टर 2 इंडेक्स है एम्बर एंड एम्बर का, शेयर किया हुआ था। पहला जो पार्ट है हमने, और दूसरा जो पार्ट है वो डिस्कस कर लिया था, अगर आपको याद होगा तो। और याद कब होगा, जब आपने पढ़ा होगा ध्यान से, है ना। मैं अक्सर एक बात कहता रहता हूं कि चीजों को पढ़ने से ज्यादा, उसको रिटेन करने से ज्यादा, एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, वो है क्या, रिवाइज करना उसको, और बार बार, इतनी बार उसको रीलेयरिंग करना किसी भी प्रोसेस की, कि वो आपके दिमाग में एक कंक्रीट वे में हमेशा के लिए स्टैब्लिश हो जाए, है ना। मगअप वाली प्रोसेस में मत रहा करो यार। मगअप करोगे, कोई चीज अभी पढ़ते हो, बाद में आपके दिमाग से चले जाने वाली है। पर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आते हैं, चीजें की डिटेलिंग जो है उसमें अगर आप जाते हो, तो वो चीज रिटेन रहती है लंबे पीरियड तक, और आप बहुत आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकते हो उन चीजों को। तो चैप्टर सेकंड यहाँ पे जो हमारा है, रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी, एम्बर एंड एम्बर का, उसमें हमने एक्सप्लेनेशंस को पढ़ लिया और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज को भी देख लिया। आज हम जिस चीज पे आने वाले हैं वो है कि आपने जो एक्सप्लेनेशंस की बात की थी, है ना, उनके एविडेंसेस क्या होते हैं, और एविडेंसेस को किस तरीके से आप स्टैब्लिश करते हो। यानी कि मेजर बात जो हम करने वाले हैं वो टेस्टिंग के ऊपर है। लास्ट लेक्चर हमारा कंक्लूड हुआ था कहां पे, हमने बात की थी रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप जब यूनिवर्सल टोन लेती है तो वो लॉज बनती है। लॉज को आप जब एक तरीके से, पूरी तरीके से प्रिस्क्राइब डिटेलिंग फॉर्म में ले जाते हो, तो वो थ्योरीज बनती है, यानी कि सेट ऑफ स्टेटमेंट के तौर पे। और थ्योरीज को, जिन चीजों को आप कह रहे होते हो, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए एक चीज हमने आपको बताई थी, उसको आप क्या कहते हो, हाइपोथेसिस कहते हो। एक कंडीशनल प्रोसेस होती है जिसको आप ऑपरेशनलाइज करके आप यूज कर रहे थे वहां पे, उसको हम वहां पे हाइपोथेसिस बोल लेते हैं। और आज हम वही देखने वाले हैं कि आप इन सारी चीजों को टेस्टिंग कैसे करते हो। ये एक्सप्लेनेशन जो आपने दिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, आप उसको प्रूफ कैसे करोगे, है ना, प्रमाणित कैसे करोगे, उसके एविडेंस क्या है, उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो दूसरा पार्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो है आपकी टाइप्स ऑफ रिसर्च, किस अलग अलग तरीके की रिसर्च होती है कहां पे, एंथ्रोपोलॉजी में, अकॉर्डिंग टू एम्बर एंड एम्बर। ये वेस्टर्न फ्रंट पे है, और थोड़ी बुक जब लिखी गई है उस समय के हिसाब से मोस्ट पॉपुलर मीन, क्योंकि अगर हम बात करें एम्बर एंड एम्बर के नेचर की, तो एक कॉम्प्रहेंसिव वे में एंथ्रोपोलॉजी की डिसिप्लिन से
जो स्टूडेंट्स हैं उनको जोड़ने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। ये कोई बहुत ही ज्यादा आप कह लो एकेडमिक टेक्स्ट नहीं है, जो लोग एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते या जानते हैं उनके लिए, पर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा आप कह लो पवित्र किताब है ना, सैक्रेड किताब की तरह होती है, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में अच्छे अच्छे उदाहरण, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, इन सबको लेके चलती है और उसके थ्रू एंथ्रोपोलॉजी को डिसिप्लिन होती है उससे आपको इंट्रोड्यूस कर रही होती है। एक बहुत ही हायर एजुकेशन लेवल की किताब नहीं है, कई सारे लोग मानते हैं। इसको आप रिलेट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी में लक्ष्मीकांत होती है, लक्ष्मीकांत का लेवल अलग है, डीडी बासु का लेवल अलग है। आप सुभाष कश्यप की किताबों को पढ़ते हैं या फिर आप रजनी कोठारी किताब पढ़ते हैं, उन दोनों का लेवल अलग है, ठीक है। पर लक्ष्मीकांत आपको एक तरीके से इंट्रोडक्टरी वे में वहां पे चीजों को बता रही होती है एक विविड शेप के अंदर में, तो उसी के साथ आप रिलेट कर सकते हो ये जो टेक्स्ट है आपका एम्बर एंड एम्बर का। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि किसी चीज के बहुत मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकते हैं, कई सारे एंगल हो सकते हैं, उसके अंदर की कई डिटेलिंग हो सकती है, पर हम उसमें नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कवर क्या कर रहे हैं, जो बोला है वही करेंगे। इसलिए हम एम्बर एंड एम्बर को ही एक्सक्लूसिवली यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ज्यादा डिटेल्स वैसे भी हमारी यूट्यूब की सीरीज चल रही है, और उससे भी ज्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड जेन्युइनली इन एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, तो आप हमारी लाइव क्लासेस 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, यूज कर सकते हो कोड यूएस लाइव, और एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में एंथ्रोपोलॉजी को समझ और पढ़ सकते हो। तो इंडेक्स हमने देख लिया, ये सारी चीजें हमें आज पढ़नी है जो यहाँ पे हाईलाइटेड है, और हम पहुंचते हैं सीधे के सीधे पहले पार्ट पे, एविडेंस या फिर टेस्टिंग क्या होता है। आपने हाइपोथेसिस की ना, थ्योरीज के अंदर में क्या है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपके आ रहे थे, अलग अलग कथन आ रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने, जिन लोग ने पढ़ा है उनको ये एग्जाम्पल याद रहा होगा, ठीक है। पोस्टपार्टम सेक्स टैबू की बात की थी, और उसके लिए जो वहां पे उदाहरण दिया था वाइटिंग साहब ने, वो कहा था कि ये उन सोसाइटीज में आपको देखने को मिलता है लॉन्गर, जिन सोसाइटीज में आपको क्या देखने को मिल रहा है, लो प्रोटीन का लेवल या फिर प्रोटीन की डेफिशिएंसी जहां पे देखने को मिल रही है, वहां पे लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पोस्टपार्टम सेक्स टैबू देखने को आपको मिल जाता है। उसकी वजह भी उन्होंने वहां पे स्टैब्लिश की। अब जो वजह बताई वो एक तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट्स है ना, जो उसको ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं कि ये सारी चीजें होंगी तो ही ऐसी ऐसी चीज होगी। अब आपको टेस्ट करने के लिए उन्हीं चीजों पे फोकस करना होगा कि क्या हर सोसाइटी में वो जो जो कंडीशन उन्होंने बताई कि इस कंडीशन के अंदर ये सारी चीजें होंगी, वो हर सोसाइटी में जाके आप टेस्ट करो। अगर वो चीजें स्टैब्लिश हो रही हैं, है ना, तो आप क्या कहोगे कि आपने उसको टेस्ट किया। टेस्ट का मतलब ही क्या होता है ना, होल प्रोसेस, यहाँ पे टेस्टिंग की बात हो रही है। एम्बर एंड एम्बर जो है वो टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, आप एग्जाम से पहले तैयारी करते हो, पढ़ते हो, वहां पे टेस्ट करने करा जाता है, आपको परीक्षा ली जाती है आपकी, उसका उद्देश्य क्या होता है ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो चीजें आपको बताई गई, जो आप जो समझाई गई, उस पे आप खरे उतरे हो कि नहीं उतरे हो, है ना। सिमिलरली यहां पे भी जब थ्योरीज के स्टेटमेंट्स या फिर हाइपोथेसिस बिल्ट अप की जाती हैं, तो आपसे इसके बाद ग्राउंड लेवल पे वो वर्क करते हैं कि नहीं, जिन बातों को, जिन कथनों को वो कह रहे थे, जिन स्टेटमेंट्स को वो कह रहे थे, उस पे वो खरे उतरते हैं नहीं कि है कि नहीं ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड रियलिटी में। वो सारी चीज को आपको देखना और जानना होता है, और इसी चीज को आप कहते हो टेस्टिंग। और ये सारी चीज जब आप टेस्ट कर रहे होते हो, इसके लिए आपको मल्टीपल एविडेंसेस चाहिए होते हैं। जैसे पोस्टपार्टम सेक्स टैबू की बात की, तो अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो आपको उन सोसाइटीज में जाके देखना होगा जहां पे प्रोटीन की डिफिशियंसी है, लो लेवल ऑफ प्रोटीन आपको देखने को मिला। एक और कंडीशन जो वाइटिंग साहब ने रखी थी, ये चीज ज्यादा कहां देखने को मिल रही है, ट्रॉपिकल रीजन्स में, और कम किधर देखने को मिल रही है, टेम्परेट रीजन में। तो अगर इन सारे कथनों पे, सारी जो उनकी बात थी, जो उनकी थ्योरी को बना रही थी, जो उनके स्टेटमेंट को जर्नलाइज कर रही थी, वो चीज अगर आप जाके देखते हो हर जगह लागू होती है इन अ यूनिवर्सल फ्रेम, तो आप उनकी थ्योरी को, उनके वर्क को एक तरीके से एक्सेप्ट करोगे, उसको एक यूनिवर्सल लेजिटिमेसी मिलती है, और साथ ही साथ आप कहते हो कि उसको अप्रूवल मिलता है, साइंटिफिक नॉड मिलता है। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप कहोगे कि वो साइंटिफिक टेस्टिंग के ऊपर उनकी थ्योरी जो है वो फेल होती है। जो एक्सप्लेनेशंस उन्होंने प्रोवाइड किए, जो रिलेशनशिप अलग अलग वेरिएबल के बीच में उन्होंने स्टैब्लिश किए, दो वेरिएबल थे ना, वेरिएबल का हमने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे बर्फ जमती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और दूसरी चीज हमने बात की थी कि क्यों पानी एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे, यानी कि पहला स्टेटमेंट कि जो टेम्परेचर है एयर का वो फ्लक्चुएट कर रहा है, और दूसरा क्या, पानी का स्टेट बदल रहा है। स्टेट मतलब पहले वो लिक्विड फॉर्म में था और फिर बाद में वो सॉलिड फॉर्म यानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट है, और इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है कि जब जब पानी का जो टेम्परेचर है वो गिरेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, तब तब सॉलिड जो है, सॉरी जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जाएगा। तो ये दो अलग वेरिएबल्स हैं और इनके बीच का रिलेशनशिप है वो स्टैब्लिश हो रहा था। तो सिमिलरली
यहाँ पे जो इनके कथन है वाइटिंग साहब के या किसी भी और के, सिर्फ वाइटिंग का नहीं, वाइटिंग का ऑल क्यों हम यहाँ पे बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि एम्बर एंड एम्बर उन्हीं के एग्जाम्पल को कोट किए हैं बार बार, है ना, इसीलिए हमको बार बार वाइटिंग का ही यहाँ पे नाम लेना पड़ रहा है, क्योंकि हम एम्बर एंड एम्बर से इतर नहीं जाने के प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो टेस्टिंग की बात को बताते हैं कि किसी भी चीज को देखने सुनने के बाद उसको जांचना बहुत जरूरी होता है, उसको परखना बहुत जरूरी होता है, टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए आपको एविडेंसेस चाहिए होते हैं। हर एक प्रोसेस को, हर एक स्टेप पे आपको उसका ऑपरेशनलाइजेशन करना होता है, एंड आफ्टर दैट ओनली यू आर गोइंग टू प्रोवाइड अ नॉड, साइंटिफिक नॉड और अ जर्नल एक्सेप्टेंस टू अ पर्टिकुलर वर्क, थ्योरी और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ये बात हो गई आपकी कि आपके टेस्टिंग या फिर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप ये पर्टिकुलर पार्ट देखते हो, ऑल्दो ये सारी चीज आपको कहाँ मिल जाने वाली है, आपको स्पेस पता है, जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं उनको पहले से पता होगा मोस्टली, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड, ये हमारा टेलीग्राम पे स्पेस है, चैनल है, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। सारे मटेरियल जो आपको है डायरेक्टली वहां पे अपलोड होते हुए देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ हम क्विजेस चलाते हैं एंथ्रो से रिलेटेड और जीएस के पेपर से रिलेटेड, कई न्यूज शेयर करते हैं, उन सब में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपनी जर्नी जो है प्रिपरेशन की उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ के। और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो वो आप कहाँ पोस्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो सीधे हमारे इंस्टा के हैंडल पे, जो कि है क्या, सेपियंस वॉल्ट, द सेपियंस वॉल्ट, इस पे आप जाओ और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग वो आप हमसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज भी आपको वहां पे मिल जाएगी, आप वापस से आराम से इसको पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं बुक के अंदर के, उसको हम यहाँ पे उसकी एक तरीके से इमेज के फॉर्म में हम यहाँ पे उसको शेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी बुक में बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेंगे जिसको हम वीड आउट करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं। एक्सप्लेनेशंस आपको कहानी की तरह सुनाते हैं, एग्जाम्पल्स आपको कहानी की तरह सुनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाइटिंग का जो एग्जाम्पल है, और जो कंक्रीट मटेरियल होता है वो यहाँ पे हम उसके पीडीएफ में उसका एक पोर्शन वहां पे डाल देते हैं, ठीक है। और जिनको पूरी बुक पढ़ने का वैसे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम वहां पे डिस्कस ही कर रहे हैं, इसको ओरली आपको चीज सुना के बता रहे हैं, है ना, किस्सा गोई के फॉर्म में अगर आप कह सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो पीडीएफ इजीली अवेलेबल है एम्बर एंड एम्बर की, जिसके पास नहीं, जिसको नहीं मिल रही है वो यहाँ पे आके सेपियंस वर्ल्ड में मुझसे कह सकता है, आई विल अपलोड इट या फिर आई विल प्रोवाइड इट पर्सनली टू दैट पर्सन। तो ये क्या कह रहा है कि इन एनी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन थ्योरीज आर जनरली द मोस्ट plentiful commodity apparently because of the human predisposition to try to make sense of the world. It is necessary then to have the procedures that enable to select among many available theories। कि किसी भी प्रक्रिया, ये ह्यूमन का नेचर है अलग अलग चीज के पीछे रीजन जोड़ने का। जैसे आप कोविड का एग्जांपल ले लो, जब कोविड आया तो लोग 50 तरह के रीजंस और 50 तरीके के तरीके उसको बताने लगे कि उसको आप प्रिवेंट कैसे करोगे, अलग अलग चीजें लोग उसमें क्या बर्तन या थालियां जो है उसको पीट रहे हैं कि कोरोना उससे चला जाने वाला है, और दिए जला रहे हैं, और भी कई सारी प्रोसेसेस हो रही हैं। तो ये क्या है, इनको भी अगर आप देखो तो एक थ्योरीज है, कोई अपनी बात रख रहा है कि क्योंकि ये ऐसा होता है इसलिए इससे ऐसा हो जाएगा। हो सकता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी लेवल है इस साउंड जो प्रोड्यूस होने वाली है उसकी वजह से जो कोरोना का वायरस है वो मर जाएगा। तो कई सारे ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे जो चीजें बातें आ रही थी उनको आप कंसीडर कर सकते हो कि वो थ्योरीज है। अब उनका एक्सप्लेनेशन आपके पास है, वो कथन है जो जिसकी वो बात कर रहा है, और बैकग्राउंड या प्रेमाइसेस है ना, जिसके बेसिस पे वो चीजों को कह रहा है। आपका क्या काम है कि आप उस चीज को टेक्निकली ऑपरेशनलाइज करो और टेस्ट करके देखो कि जो चीज वो कह रहा है, जो कथन कह रहा है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो कह रहा है वो रियल लाइफ में एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। रियल लाइफ में आप कैसे देखोगे कि आप टेस्ट करो, आप लैब सेटिंग ले सकते हो या कोई भी सेटिंग ले सकते हो जहां पे इस बात की जांच कर सको। आप एक शील्ड बॉक्स लो, उसके अंदर में कोरोना वायरस के सैंपल्स को आप रखो, और आइसोलेटेड चेंबर के अंदर में आप वो ट्यूनिक फोक या फिर बर्तन की जो भी वो ध्वनि है, जो भी रेंज है, उसकी साउंड को आप रिप्रोड्यूस करो उस आइसोलेटेड सेटअप में। अगर आपको दिख रहा है कि वायरस के ऊपर कोई असर पड़ रहा है तो मतलब क्या है कि वो बात सही थी, वो बात प्रमाणित होती है, उसको साइंटिफिक नोट दे सकते हो। पर आप सबको पता है कि ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए हम उस बात को कहते हैं कि वो एक दकियानुसी बात रही होगी या उसका कोई लॉजिक नहीं रहा होगा, इसीलिए उसको आप रिजेक्ट करते हो। जो कि हमने कहां पढ़ा था, पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो में, कि किसी भी चीज को, किसी भी थ्योरी को रिजेक्ट करना बहुत आसान होता है और उसको प्रूव करना बहुत कठिन होता है, खासकर लंबे समय के लिए। जो भी चीज, जो भी थ्योरी आपको लग रही है कि सही है, आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम मान रहे हैं, वो एक टाइम के लिए सही होती हैं। जब आगे चल के फ्यूचर में हमको अलग एविडेंसेस मिलने लगते हैं तो हम उन पुरानी थ्योरीज को रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर हम कह देते हैं कि अब ये वेस्टिजियल हो चुकी है, अब इनका यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 10वीं 12वीं की किताब में आपने लैमार्क की थ्योरी को पढ़ा होगा, है ना। लैमार्किज्म की इवोल्यूशन की थ्योरी आप जानते हो, और डार्विन की थ्योरी भी जानते हो। लैमार्क क्या कहते थे, एक्वायर्ड ऑफ इनहेरिटेंट ट्रेड्स का उन्होंने एग्जांपल या थ्योरी सामने रखी, और उसके अंदर में उनका क्या कहना था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स जो है
वो डिसाइड करते हैं कि कौन से ऑर्गन जो है रहेंगे, डेवलप करेंगे और कौन से वीड आउट हो जाएंगे या फिर वेस्टिजियल बन के रह जाएंगे किसी भी ह्यूमन की पॉपुलेशन में, अमंग्स द मेंबर ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी कि जिन ऑर्गन्स को आप यूज कर रहे हो वो धीमे धीमे डेवलप होने लगेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जो यूज नहीं कर रहे हो वो वेस्टिजियल यानी कि वेस्ट हो जाएंगे, अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे, ठीक है, उसका कोई काम नहीं रह जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए वो एग्जांपल क्या साइड करते हैं, जिराफ की नेक का। जिराफ की नेक का एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि जिराफ भी एक समय पे बकरी यानी कि गोट के साइज का एनिमल हुआ करता था, पर धीमे धीमे जो फॉरेस्ट कवर है वो घटता गया, यानी कि जो घासें उसके पास थी जिसको वो खाता था वो ऊंची होती है, यानी कि नीचे के लेवल पे सारी की सारी जो आपको देखने को मिल रहा है कि खत्म हो चुकी है, अवेलेबिलिटी नहीं उसके पास फूड रिसोर्सेज का, और अब ऊपर के लेवल पे सिर्फ ग्रासेस बची हैं या फिर उसका फूड मटेरियल बचा है। तो इसीलिए वो अपनी नेक को स्ट्रेस आउट करने लगा ऊंचा पहुंचने के लिए, अपने खाने तक पहुंचने के लिए, और जो नेक की मसल्स थी उनका यूज बढ़ गया और इस वजह से उसकी नेक जो है उतनी बड़ी हो गई और साइज प्रोपोर्शन आप देखते हो जिराफ का उतना ज्यादा देखने को आपको मिलने लगा। तो ऐसा वो कहते थे, पर आप सबको पता है कि विस्मान का जो पूरा का पूरा वर्क था रेड के ऊपर उन्होंने किया हुआ था, ये सारी चीजें जो है इसके बाद पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो कि किस तरीके से इनका जो वर्क है लेमार्क का उसको डिस्क्रेडिट कर दिया गया है ना, उसकी एक्सेप्टेंस जो है 95% से ज्यादा खत्म हो गई। पर आजकल आप देख रहे हो कि कई सारे उसके ऊपर वापस से रीवर्क हो रहा है लेमार्किज्म के ऊपर, पर अभी भी आप कहोगे कि वो किसी भी तरीके से पूरी तरीके से पूर्णतः सत्य थ्योरी नहीं है। तो उसी तरीके से टेस्टिंग होती भी है और प्रमाणित भी हो जाता है कोई चीज, फिर भी वो लिमिटेड टाइम के लिए, जब तक हमारे पास वो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या अवेलेबल साइंटिफिक मेजर्स उसको मेजर करने के लिए, तभी तक वो चीज सही होती है। हमारे मेजर्स, हमारी टेक्निक टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है तो उस हिसाब से थ्योरीज कई बार डिसक्रेडिट हो जाती है, डिसअप्रूव हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन था यहाँ पे एविडेंस और टेस्टिंग की अगर आप बात करते हो। दूसरा है सैंपलिंग। एंथ्रोपोलॉजी में खासकर होता है या फिर किसी भी रिसर्च के मेथड में जाओ तो सैंपलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, किस पॉपुलेशन के ऊपर, किस प्रेमाइसेस के ऊपर, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप रिसर्च करने वाले हो और डाटा किन सोर्सेस से और कहां से कलेक्ट करने वाले हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आप सैंपलिंग के अंदर में पढ़ते हो। यानी कि आफ्टर डिसाइडिंग हाउ टू मेजर, ये तो आपने चुन लिया कि आप किस तरीके से मेजर करोगे किसी भी चीज को, अंडर अ रिसर्च, किसी रिसर्च की बात हो रही है कि आप रिसर्च करनी है किसी पॉपुलेशन पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी सोसाइटी पे, तो आपको किस तरीके से मेजर करना है और क्या मेजर करना है वो आपने डिसाइड कर लिया। पर यहाँ पे आप प्रिडिक्शन और रिलेशन आप क्या करते हो, मतलब उसका नंबर क्या होगा वो आप करते हो, ठीक है। द वेरिएबल्स इन सम प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप, इन्वेस्टिगेटर मस्ट डिसाइड हाउ टू सेलेक्ट विच केसेस टू स्टडी। कौन से केसेस को आप सेलेक्ट करने वाले हो, कौन सा वो सैंपल होने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में कहते हो कि हमें मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के ऊपर एक स्टडी करनी है कि कौन से लोग डिसएडवांटेज्ड हैं या मार्जिनलाइज्ड है ना, उनके ऊपर हमें को एक रिसर्च करनी है, तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि इंडिया में जो आज की रेट में, शायद मॉडर्न सेंसस जो अभी लेटेस्ट सेंसस होगा उसके हिसाब से हमारी पॉपुलेशन जो प्रिडिक्टेड बताई जा रही है 140 करोड़ के ऊपर है। तो 140 करोड़ में से सारे के सारे 140 करोड़ लोग वहां पे मार्जिनलाइज या डिसएडवांटेज नहीं है, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन होगा, हो सकता है बहुत लार्जर पोर्शन होगा, हो सकता है एक मॉडरेट पोर्शन होगा, पर सारा का सारा तो कतई नहीं होने वाला है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप किन क्राइटेरिया के बेसिस पे किन को कंसीडर करोगे कि कौन डिसएडवांटेज या मार्जिनलाइज्ड है। आपने वो डिसाइड कर लिया, यानी कि हाउ डिसाइड कर लिया कि किस तरीके से, किन क्राइटेरिया के ऊपर आप इंसान को या किसी पॉपुलेशन को, मेंबर ऑफ द सोसाइटी को, कम्युनिटी को ये टैग करोगे कि ये मार्जिनलाइज्ड है, वो चीज डिसाइड हो गई, ठीक है। अब आप मेजर किसे किसे करोगे और कहां पे किस प्रोसेस के थ्रू करोगे, क्या आपके मेथड होंगे, वो सारी चीज आपकी सैंपलिंग के अंदर में आ जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल इंडिया में जो डिसएडवांटेज या मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनमें कई बार जो फिजिकली हैंडीकैप जो ग्रुप्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको वहां पे काउंट किया जाता है। विमेन को मोस्ट ऑफ द स्टडीज में, इन रिसर्चेस में काउंट किया जाता है कि डिसएडवांटेज की श्रेणी में ला के देखा जाता है या मार्जिनलाइज की श्रेणी में ला के देखा जाता है। उसके अलावा दी अदर बैकवर्ड क्लासेस, दी ओबीसी ग्रुप जिसको आप कहते हो, एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट जिसको आप कहते हो, और एसटीज यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जिनको कहते हो, ये 5 मेजर ग्रुप होता है। इससे ज्यादा इससे कम किसी रिसर्च में हो सकता है, पर मोस्टली ऑन एन एवरेज इन ग्रुप्स को डिसएडवांटेज या मार्जिनलाइज आप कंसीडर करते हो। तो ये आपका क्या हो गया, एक पूल बन गया, सैंपल का पूल हो गया। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किन पे ऊपर वर्क करना है, अब किस मेथोडोलॉजी से करना है, किस टेक्निक से करना है, वो सारा का सारा चीज भी सैंपलिंग के अंदर आता है। और इसी के बेसिस पे जो सैंपल होते हैं कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि किस पे ऊपर आपको वर्क करना है, वो 2 तरीके के हो जाते हैं।
ये सैम्पलिंग में आप पढ़ते हो, आगे रिसर्च की यूनिट है, हमारे सिलेबस में भी है, यूपीएससी में भी रिसर्च मेथड में, और जनरली भी हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारी जो वाईटी सीरीज के अलावा चल रही है वहां पे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एम्बर एंड एम्बर में उन्होंने सिर्फ इंट्रो दिया हुआ है, तो हम भी इंट्रोडक्टरी फॉर्म में यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि सैम्पलिंग है क्या, होती क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर द सैम्पलिंग या फिर सैंपल कैन बी कैटेगराइज अंडर टू हेड्स। पहला होता है कि रैंडम सैंपल्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ये यहाँ पे कर देते हैं। एक हो गया आपका रैंडम सैंपल या रैंडम सैंपलिंग, और दूसरी आपकी नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि आप डिसाइड नहीं करते हो कि किसके ऊपर आप किस पॉपुलेशन को रखने वाले हो। कोई भी रैंडम इंडिविजुअल हो सकता है सोसाइटी में, कोई भी आपने डिसाइड कर लिया किस पे करना, उसमें से कोई भी हो सकता है, आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको एक स्कूल के ऊपर रिसर्च करनी है ना, कि इसमें से कौन से बच्चे जो हैं वो एग्जाम में इतने घंटे पढ़ाई करते हैं या फिर कितना अच्छा एक्सेल कर सकते हैं किसी भी चीज पे, XYZ आपको किसी भी चीज पे रिसर्च करनी है। तो अगर आपको रैंडम करनी है तो आप डायरेक्टली, अगर 500 बच्चे से स्कूल में है तो आप रैंडमली किसी को भी बुलाओगे और उससे क्वेश्चन पूछोगे, उससे डाटा कलेक्ट करोगे, है ना। सैम्पलिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, सैंपल डिसाइड करते हो, जब इंडिविजुअल को ले लेते हो उनसे बेसिकली आपको चाहिए क्या होता है, इन्फॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो उस सैंपल से, ठीक है। जैसे आप देखते हो कई बार रिपोर्टर्स आते हैं आपसे पूछने, तो आप उनके एक तरीके से सैंपल हो, या फिर कोई आपसे कोई जानकारी लेने आता हो, तो आप सेंसस की बात कर लो, डाटा लेने आते हैं तो आप उनके सैंपल हो, पूरी इंडियन पॉपुलेशन जिसके वो ले रहे हैं वो उसकी सैंपल है, जितने लोग का भी वो लेने वाले हैं डाटा वहां पे। तो सिमिलरली कोई स्कूल में 500 लोग बच्चे हैं, 500 बच्चों में से किसी को बिठा लिया कि राम श्याम गीता सीता कोई भी आ जाओ, तो वो आपकी रैंडम पॉपुलेशन है। पर अगर उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इन 500 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का, ये स्पेसिफिकली गर्ल्स जो स्टूडेंट है उनके बारे में हमको ये डाटा कलेक्ट करना है, या फिर वो कह ले कि हमें एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप या एक पर्टिकुलर क्लास ग्रुप के जो बच्चे होंगे उनके ऊपर हमको ये काम करना है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रैंडम हो जाएगा। ये तो आपका जनरल आउटलाइन हो गया, इसके अंदर भी कई सारे आपके सेक्शंस आते हैं या फिर पर्टिकुलर कैटेगरीज आती है रैंडम और नॉन रैंडम के अंदर भी, जो कि हम कहां पे डिस्कस करेंगे, जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ रहे होंगे अंदर सिलेबस ऑफ यूपीएससी या फिर इन जनरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में। यहां पे उन्होंने वो सारी बातें डिस्कस नहीं की, और हमने कई बार कहा है कि हम रहने वाले हैं, पूरा स्टिक करने वाले हैं किस पे, यहाँ पे आपके एम्बर एंड एम्बर पे। तो ये आपकी सैंपलिंग हो गई। नेक्स्ट पोर्शन जो यहाँ पे दिया हुआ एम्बर एंड एम्बर में, इसी का पार्ट है, वो स्टडिंग डिस्टेंट पास्ट है ना। स्टडिंग डिस्टेंट पास्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे जब आप पुराने चीजों को पढ़ते हो, पुराने अवशेषों को पढ़ते हो, इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बना के रखा हुआ है, अगर आप चेक करोगे हमारी प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे जो अपलोडेड है, वहां पे हमने हाउ टू फाइंड एंसेस्टर्स और वगैरह कई सारे वीडियो बनाए, उसमें से ही ये बात होती है, वहीं पे बात हो रही होती है कि आप अपने पास्ट को पढ़ते हो तो किस तरीके से पढ़ते हो। आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस जो होती है ना, ह्यूमन पास्ट, ह्यूमन एंटिक्विटी के ऊपर ये जांच कर रही होती है। यहाँ पे अलग अलग चीजों को आप पढ़ रहे होते हो, और मेन चीज है जिसके बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट या फिर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसको आप कहते हो, वो इन 4 तरीके के एविडेंसेस के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं जब आप ह्यूमन पास्ट को पढ़ रहे हो। तो यहाँ पूरी बात हो रही है एविडेंसेस की, है ना, चाहे प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में हमने बात की, चाहे अब आप पास्ट की बात करो, बात हो रही है एविडेंसेस कैसे आप चुनोगे। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो पास्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो इन 4 चीजों पर रिलाई करते हैं। पहला है आर्टिफैक्ट, दूसरा इकोफैक्ट, नेक्स्ट फॉसिल्स, एंड देन फीचर। आर्टिफैक्ट्स आपको पता है, हमने बताया था, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी नेचुरल ऐसा, कोई भी पाई जाने वाली ऐसी चीज जिसके ऊपर ह्यूमन वर्क को आप स्टैब्लिश कर सको। ये यहाँ पे स्टाइलस या फिर आप कह लो पेन अगर कोई है, तो इसके ऊपर ह्यूमन एजेंसी अगर आप प्रूव कर सको कि ह्यूमन ने बनाया होगा, ठीक है। ये बोर्ड है, अगर आप ये प्रूव कर पा रहे हो कोई भी चीज जिसको आप कह रहे हो कि ये ह्यूमन और नेचर के इंटरेक्शन से बनी हुई है, तो उसको आप आर्टिफैक्ट कहते हो। यूजुअली जो स्टोन टूल्स होते हैं जिनको आप पढ़ते हो आर्कियोलॉजी के अंदर में, उनको वहां पे हम उनकी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। या केव आर्ट, केव के अंदर आप गए, कोई आपको इस तरह के डिपॉजिट मिले, है ना, ये सारी चीज को आप वहां पे पढ़ लो। तो दूसरे इको फैक्ट्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग कोई भी चीज आपको देखने को मिलेगी वहां पे किसी भी नेचुरल एनवायरनमेंट में, उसको आप इको फैक्ट कह रहे हो, तो उसके थ्रू भी पढ़ा जाता है अपने पास्ट को। नेक्स्ट होता है फॉसिल्स, यहाँ पे आप डिगिंग करके पुराने जो अवशेष हैं, है ना, ह्यूमन के जो आपको फॉसिल्स मिल रहे हैं, बोन्स हो सकती हैं, टीथ हो सकता है, इस तरीके की चीजें मिलती हैं जो डिकेड फॉर्म में होती हैं टोटली, वो आपको वहां पे देखने को मिलती है फॉसिल्स, उसके थ्रू भी आप चीजों को समझ रहे हो, पढ़ रहे होते हो। इसके ऊपर भी एक वीडियो आपके ऊपर बना है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी वाला, कि फॉसिल्स को आप किस तरीके से डिकोड करते हो, समझते हो। नेक्स्ट है अलग अलग फीचर्स, है ना, मूवेबल, नॉन मूवेबल, कई सारी चीजें होती हैं जो आर्कियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में हम गिनते हैं, जिसके थ्रू आप पास्ट को पढ़ रहे होते हो। तो कुछ चीजें आपकी होती हैं इसके अंदर में आ जाती हैं जो नॉन मूवेबल है। फॉर एग्जांपल अगर कोई केव है, केव के अंदर ड्राइंग बनी है, आप केव को मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। पर अगर वहां पे कोई
आप कह लो स्टोन टूल पड़े है ना, कोई ज्वेलरी पड़ी है, ऑर्नामेंट्स पड़े हैं, वो मूव किया जा सकते हैं। तो उसी के बेस पे मूवेबल इमूवेबल चीजों को वहां पे कैटेगराइज किया जाता है, उसको भी आप पढ़ रहे होते हो ह्यूमन पास्ट एंटिक्विटी में। यहाँ पे बात हो गई कि आप किस तरीके से फाइंड करते हो। तो ये तरीका होता है ह्यूमन जो आर्कियोलॉजिस्ट है या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो इस चीज में काम कर रहे होते हैं, वो जिन जगहों पे इस चीज को ढूंढते हैं उसको आप साइट्स कहते हो, जहां पे उनका काम हो रहा होता है। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया, आपको ज्यादा समझना है तो आप उस पर देख सकते हो। वीडियो का शायद नाम है टेक्निकल टर्म्स या फिर इस तरीके के टर्मिनोलॉजीज इन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजीज, वो आप जाके देख सकते हो। साइट्स के ऊपर हमने बात की, और साइट्स भी अलग अलग तरीके की होती है ना। कोई साइट्स होती है जहाँ पे आप कोई चीजों को बनाते हो, वो फैक्ट्री साइट है। कोई चीज है जहाँ पे आप माइनिंग कर रहे हो, वो क्वेरी साइट होती है। कोई साइट होती है जहाँ पे आप रहते हो, वो आपकी हैबिटेशन की साइट कहलाती है। कोई साइट जहाँ पे आप कई पूजा पाठ इस तरह की चीज को कर रहे होते हो, तो आपकी रिलीजियस साइट होती है। तो अलग अलग तरह की साइट होती है और अलग अलग तरीके के एविडेंसेस को हमें वो दे रही होती है। नेक्स्ट अगर आप बात करो कि डेटिंग कैसे आप करोगे, है ना, पास चीजें तो मिल गई, फिर आप पता कैसे करोगे कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है। तो उसके जो प्रोसेस होती है उसको हम यहाँ पे डेटिंग कहते हैं। और डेटिंग इन जनरल दो तरीके की होती है ना। इसके भी टाइप्स है जो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। अभी आप जनरल समझ लो, दो तरीके की डेटिंग होती है, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। रिलेटिव डेटिंग में क्या होता है, आप किसी एक चीज को इन कंपैरिजन टू अदर चीज कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बोर्ड को और इस स्टाइलस, दोनों आपस का पार्ट है ना, इसके थ्रू मैं काम कर रहा हूं, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो इन दोनों चीज को आपको मिलती है पास्ट रिकॉर्ड में, आप दोनों को डेट करते हो, तो आप ये पता लगाओगे कि इन दोनों में से ज्यादा पुराना कौन है, यानी कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली विच वन इज मोर ओल्डर, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 3200 साल पुराना है और ये 3300 साल पुराना है। आप सिर्फ इतना बता पाओगे कि दिस वन इज मोर ओल्डर देन द बोर्ड, है ना। तो रिलेटिव वे में आप चीजों को बता रहे हो कि नया कौन पुराना कौन, इस तरीके से। और इसको छोड़ के जो एब्सोल्यूट डेटिंग है, उसमें आप एग्जैक्ट टाइम को बता सकते हो कि वो कब का है, ठीक है। तो ये दो तरीके की आपकी डेटिंग टेक्निक्स हैं। इसके अंदर जो पर्टिकुलर अलग अलग चीजें हैं, जैसे C14 की डेटिंग होती है, पोटेशियम आर्गन की डेटिंग होती है, और डेंड्रोक्रोनोलॉजी आपकी देखने को मिलती है, और आपको कई प्रकार की वर्व की एनालिसिस आपको देखने को मिलता है ना। ये सारी चीजें हम पार्ट 3 ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, आवर बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 21st of April। यू कैन ज्वाइन देम 1 PM ऑनवर्ड्स। क्लासेस हमारी शुरू हो रही हैं। कोड क्या आपको यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, हम और आप लाइव, यानी कि क्या, अस लाइव, यूएस लाइव, ये यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।